अच्छा, टॉपर टाइप स्टूडेंट रहे हो आप। कह सकते हैं आप कि मतलब ठीक है, यहाँ टॉपर टाइप ही बोल सकते हैं, बट वो माइनस में तो नहीं आ गए थे नंबर। माइनस नहीं, तो उसी नंबर तक से पीछे था मैं, ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा हुए, बट ठीक है, चलिए वो भी ज़रूरी था क्योंकि बट ये था कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। मेरी लर्निंग हैबिट थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैगजीन्स पढ़ता था, तो मेरा एक वार्म अप फेज हो गया कॉलेज में। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा जोश होता है और मेरे अंदर तो मतलब अपार जोश था। ओके, सो किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं इस बार? मेरे GS 4 में काफ़ी अच्छे हैं, 111 नंबर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हमारे साथ है शिवांग रस्तोगी सर, जिनका 307 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और ये जो इनका सिलेक्शन है वो सेल्फ स्टडी से हुआ है टोटली। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे क्योंकि इनका ये थर्ड के बाद ये फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और ये दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन करते थे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। ओके, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। देखिए मेरा एजुकेशन, मैंने अपनी स्कूलिंग संबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से करी थी, जो कि मेरा होम टाउन भी है। हाँ, उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से अपना BCom किया और उसके बाद मैंने MCom भी किया और साथ ही साथ कर मैंने UPSC की तैयारी भी शुरू करी। ओके, सो ऑप्शनल अटेम्प्ट कौन सा है फिर? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और ऑप्शनल मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था। ओके, सो सिविल सर्विसेज या फिर IAS बनने का सपना आपको कब आया था? मोटिवेशन कहाँ से आया था? देखिए सपना तो आप जैसे आप छोटे शहर से होते हैं तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पता होती हैं, आपको चैलेंजेस दिखते हैं अपनी आंखों से। तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं अगर हम सिस्टम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो हमेशा अच्छा रहता है। छोटे शहरों में ये क्रेज बहुत होता है, पर उसको कंक्रीटनेस जब मिली, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आया, मैं ऐसे लोगों से मिला जिनसे लगा कि अगर मैं जो गाइडेंस भी मिली तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपना कंट्रीब्यूशन कंट्री को कुछ दे पाऊँ, कुछ सोसाइटी को दे पाऊँ, तो सिविल सर्विस उसके लिए बहुत अच्छा एक मीडियम है ना। तो वहाँ से मेरी मोटिवेशन का सोच था। ओके, सो फाइनली आपका फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, जो कि काफ़ी कह सकते हैं 4 to 5 ईयर आपको प्रिपरेशन करते हुए हो गए। तो इस जर्नी में आपका मोटिवेशन रहना, मोटिवेट रहना, साथ ही साथ आपका जब रिजल्ट आया वो तो एक अलग ही रिएक्शन आया हो, क्योंकि इतना टाइम के बाद जब कुछ सफलता मिलती है तो वो डेफिनेटली हमें एहसास होता है उसका। नहीं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप इस टाइम जो फेज़ होता है जर्नी का, तो बहुत कठिनाइयाँ भी फेस करनी पड़ती हैं आपको, बहुत अप्स एंड डाउन्स का फेज़ भी बहुत रहता है। कभी प्रीलिम्स होता है, कभी मेंस नहीं होता, तो मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है। तो मेरा कंसिस्टेंट मोटिवेशन यही था कि मुझे सिविल सर्विस क्रैक क्यों करना है, उसकी वजह थी मेरे पास कि मुझे देश के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, तो उसलिए मैं लगा रहा। ऐसा नहीं था कि मेरे पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं थे, वो मैं कभी भी प्रोफेशनली अच्छा कर पाता, बट मेरा मोटिवेशन यही था कि मुझे सिस्टम में कुछ जाके कुछ अच्छा करना है, तो वो मैं करता रहा। और जैसे पूछ रहे हैं आप, फोर्थ अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल होते हैं तो ज़रूर बिल्कुल लगता है कि बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद करे बैठे होते हैं, आपके दोस्त सोचते हैं, आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि अब तो निकलना चाहिए, इतना टाइम आप अच्छे कैंडिडेट थे, आप अच्छा पढ़ रहे थे। बट हाँ, शुरू में चीज़ें नहीं अच्छी होती, बट इवेंचुअली ठीक हो जाता है। राइट, अच्छा, तो इतने सारे अटेम्प्ट में आप कितने बार मेंस और इंटरव्यू दिए इसको? मैंने 2 बार मेंस लिखा और इस बार तीसरी बार मेंस लिखा और इस बार इंटरव्यू दिया और फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। ओके, सो फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि तैयारी कब से करना आपने स्टार्ट करा था? जनरली लोग होते हैं, जैसे आप DU से पढ़े हैं, मैं भी DU से था, तो कॉलेजेस के ग्रेजुएशन के टाइम पे लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सिस्टम था या फिर जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं, जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, फिर मुझे लगा कि मेरा तो इतने लिए आसान नहीं है UPSC के, मैं 1-2 अटेम्प्ट में निकाल लूँगा, तो बहुत पढ़ते हैं लोग ऐसे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। DU में आके एक ऑरा बन जाता है कि हमें सिविल सर्विस क्रैक करना है, फिर आप सीनियर्स को देखते हैं, फिर आप एक माहौल देखते हैं। हाँ, तो वो चीज़ तो रहती है, बट कॉलेज में आके मैं भी बहुत एंथुसियास्टिक था, मुझे करना है, बट मेरे को रियलाइजेशन था कि मैं बहुत इमेच्योर हूँ उस टाइम पे, मैं चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखता जैसे देखनी चाहिए। मैं एक मतलब मुझे बहुत इम्पेशेंट आदमी था उस टाइम पे, इम्पेशेंट बिहेवियर था मेरा। बट ये था कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था, मेरी लर्निंग हैबिट थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैगजीन्स पढ़ता था, तो मेरा एक वार्म अप फेज हो गया कॉलेज में। और फिर कॉलेज से निकलने के बाद मैंने अपने आप को फुल टाइम प्रिपरेशन फेज में डाला, तो वो एक ट्रांजिशन अच्छा रहा। बट ये है कि कॉलेज लाइफ में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इंटेलेक्चुअली स्मार्ट लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, क्या क्या सीखने को मिला ज़्यादातर? देखिए आप छोटे शहर से आते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है कि आपने कभी किसी अफसर को बहुत ज़्यादा पास से देखा हो या कोई बहुत स्पीचेस सुनी हो या सेमिनार हुए। जी बिल्कुल, तो ऐसा हमारे यहाँ स्कूल्स में भी नहीं होता और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होनी प्लस हुई।
बट आप वहाँ पे जाते तो मैं हर हमेशा ज़्यादा सेमिनार्स में जाता था, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे वो किसी भी इशूज़ का हो। तो मेरे लिए वो एक मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस था। और फिर उनका एक पर्सनैलिटी होता है, उनका एक ऑरा होता है, चार्म होता है, द वे दे स्पीक, द वे दे टॉक, द वे दे थिंक, वो सारी चीज़ें आपको एक मतलब कैरिस्मेटिक चीज़ें लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें कॉलेज में सीखने का बहुत मज़ा आता है। ओके, सो फर्स्ट अटैम्प्ट जब आपने दिया था तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी प्रीलिम्स के लिए कि ऐसे पढ़ेंगे तो निकल जाएगा? देखिए, फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा जोश होता है और मेरे अंदर तो मतलब अपार जोश था, पर और मैं पढ़ा भी उसी लेवल का था। बट फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इतने मेच्योर नहीं होते कि स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बना पाए। सो मेरी वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई प्रीलिम्स में, और मैंने ओवर अटैम्प्ट कर दिए क्वेश्चंस, तो उस वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गए। ओके, तो वो माइनस में तो नहीं आ गए थे नंबर? माइनस नहीं, दो तीन नंबर कट से पीछे था मैं, ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा हुआ, बट ठीक है, चलिए वो भी ज़रूरी था, क्योंकि आप फेलियर से बहुत कुछ सीखते हैं जीवन में। मैंने जिंदगी में फेलियर नहीं देखा था, तो वो मेरे लिए अब लगता है कि दैट वाज ए डिफाइनिंग मोमेंट। अच्छा, टॉपर टाइप स्टूडेंट रहे हो आप? कह सकते हैं आप कि मतलब ठीक है, यहाँ टॉपर टाइप ही बोल सकते हैं, बट अब ड्यू में जाते हैं तो आपको अपनी रियल मार्क्स पता बराबर सब बराबर हो जाते हैं। हमसे और अच्छे टॉपर भी होते अच्छा, मतलब वो एक अच्छा रहता है, वही हिसाब के आप जैसे ही होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके, सो बाकी के प्रीलिम्स कैसे रहे? तो फिर मेरा बाकी भगवान की कृपा से कभी प्रीलिम्स नहीं रुका, और वो रुका इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के रखता था कि मेरे को कट ऑफ से मतलब नहीं है, मेरे को हर बार 105-110 नंबर से ऊपर लाने, तो वो मैं टारगेट करता था। पर कुछ भी हुआ थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता था। तो हर बार आपके 110 के अराउंड ही? हाँ, 102, 105, 113-14 नंबर तक मेरे वेरी करे। ओके, तो वो था क्योंकि मैं सोच के रखा था कि प्रीलिम्स तो देना ही देना है। हाँ। मतलब इसको निकालना ही है, तभी अच्छा गेम बन गया। ओके, और सी सेट? सी सेट मेरा एक कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो मेरी रीजनिंग ठीक ठाक थी, हाँ। और कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक था, तो सी सेट में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, हाँ। पर सी सेट हो जाता था। इस बार का जैसे पर सी सेट आया है वो सच में बहुत चैलेंजिंग था, इट्स ए टेरेबल पेपर। तो ये सोचा अब मैटर है, अगर मैं देता तो सच में बहुत पढ़ना पड़ता है इस बार। इस बार देते तो क्या लग रहा था, निकल जाता? इस बार तो फंस सकता था, पेपर कोई भी नहीं फंस सकता, ऐसा था, डाइसी पेपर था। ओके, लेकिन फ्री में सिलेक्शन तो हुआ है। हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 14,000 कुछ स्टूडेंट्स का जब सिलेक्शन हुआ है, तो क्या लगता है आपको, कुछ तुक्की वाले चले गए या फिर उनको सब आता है एक्चुअल में तभी गए? मेरे हिसाब से इस बार तो जिसका सी सेट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। सो जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी जरूरत भी है। और दूसरी बात, आई बिलीव कि इस बार ऑप्शंस इतने क्लोज थे ना, तो आप एक एलिमेंट ऑफ लक प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल दिस टाइम। हर बार क्या होता था, आप स्मार्ट गैसिंग करते हैं, आप इंटेलिजेंटेबल गैस लेते हैं, है ना, या फिर आप कोई टैक्टिक लगाते हैं, बट इस बार लक बेस्ड टैक्टिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। सो इस बार ठीक है, जिनका नहीं हुआ, आई एम वेरी सिंपैथेटिक टू दोज, आई एम वेरी काइंड, आई वांट टू बी कि वो लोग टेंशन ना ले, दे हैव टू रीइन्वेंट देयर स्ट्रेटजीज, और अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो अगली बार शायद आपका बिल्कुल ज़रूर निकलेगा। ओके, सो अब मैं आपसे बात करूँ मेंस की, क्योंकि मेंस ही हमें फाइनल सिलेक्शन दिलाता है और आपने भी 2 बार मेंस पहले दिया है, तो मेंस क्या रहता है ये? मीन्स में देखिए, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपको जीएस में अच्छा परफॉर्म करना है या फिर आपको ऑप्शनल इतना आपको एज दिलाएगा। सो मेरा ऑप्शनल बहुत वाइड था, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, डिफ़िकल्ट भी माना जाता है, और बहुत ज़्यादा स्कोर करना इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स पॉसिबल बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं जीएस और एसए में स्कोर ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ, तो मैं उसी हिसाब से टाइम एलोकेट करता था। बट शुरू के कुछ अटैम्प्ट में मैं कुछ मार्क्स से रह जाता था मीन्स पे, थोड़ी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं थी, बट इस बार मैंने मीन्स में काफ़ी अच्छा जीएस में और एसए में कंसिस्टेंट मार्क्स आए, अच्छे आए, तो उस बेसिस पे मेरा निकल गया था। ओके, सो किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं इस बार? मेरे जीएस 4 में काफ़ी अच्छे हैं, 111 नंबर है। 111? तो हाँ, जीएस 4 में तो ठीक हो। ओके, सो अभी मैं आपसे ऑप्शनल के बारे में जानना चाहूँ, तो ऑप्शनल कैसे दिया? ऑप्शनल मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वही था, आपका कॉमर्स में हम 3 साल पढ़ा था, बट ग्रेजुएशन में आप और भी चीज़ें करते हैं तो उस लेवल से नहीं पढ़ते, उस डेडिकेशन से। तो मैंने कोचिंग भी लगाई थी उसकी, क्योंकि हमारा कॉमर्स में एक अकाउंटिंग पार्ट होता है और एक मैनेजमेंट पार्ट होता है। ओके। सो तो मैनेजमेंट पार्ट भी हम थोड़ा पेरिफेरी में पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन में, और अकाउंटिंग के कुछ पार्ट्स हम नहीं पढ़ते। हाँ, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लूँगा तो वो हेल्पफुल होगा। बट नंदलेस मैं इनिशियल अटैम्प्ट में उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि शायद मैं उस हद तक उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाया जिस हद तक उस पेपर की डिमांड थी। तो वो इस अटैम्प्ट में मैंने बहुत शॉर्ट नोट, क्रिस्प नोट्स और प्रैक्टिस करी, तो वो इसका मुझे रिजल्ट देखने को मिला। ओके, सो इसके बारे में आपने अभी बताया मुझे ऑप्शनल के, तो ऑप्शनल में क्या मार्क्स रहा?
ऑप्शन में मेरे 257 के अराउंड मार्क्स थे। ऑल दो डिसेंट स्कोर है, बट इससे अच्छा भी परफॉर्म हो सकता था। और आई वुड लाइक टू टेल यू इंसिडेंट, मेरे साथ इस साल थोड़ा अच्छा इंसिडेंट नहीं हुआ कॉमर्स ऑप्शनल में, क्योंकि जो फ्राइडे को आपका पेपर होता है, मेरे को उस दिन बहुत हाई फीवर था। सो आई वॉज डायग्नोज विद डेंगू फीवर। दिल्ली में उस टाइम थोड़ा बारिश वगैरह का माहौल था, तो मुझे डेंगू फीवर था। तो आई वॉज अंडर इंटेंस फीवर, बहुत तेज़ फीवर था, 102-103 के करीब था। सो मेरे को रिस्क ये था कि आई हैव टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम और नॉट। अच्छा बुरा कैसा होगा पेपर, वो मेरे लिए बात के कंसर्न हो गए थे। तो वो बहुत चैलेंजिंग फेस था। बट अगेन ये बोला जाता है व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो मेरे साथ भी कुछ शायद ऐसे ही टेस्टिंग ने किया और मैंने अच्छा परफॉर्म किया। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू कैलकुलेशन एट 25 स्पीड विद सच एन वाइड। राइट। सो वो चैलेंज था। ओके, आंसर राइटिंग वगैरह आप कैसे करते थे? देखिए आंसर राइटिंग के मैं सोचता हूँ कि दो तरीके होते हैं। या तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, या तो आप सोच इतनी तेज़ लीजिए कि आपको प्रैक्टिस भी थोड़ा कंपेंसेट हो जाए। तो मैं बिलीव करता था कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि आप अच्छे से ज़्यादा सोच पाएँ और अच्छे मल्टी डायमेंशनल आंसर्स देख पाएँ। तो मैं वो बहुत एक्सटेंसिवली करता था। फिर आई हैव मेड सम वैल्यू एडिशन डायग्राम्स एंड डेटा फैक्ट्स, और जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना, कुछ की जार्गन्स होते हैं, सो मैं उन पर काफ़ी फोकस करता था, उनको हाईलाइट करता था। तो उस वजह से थोड़ा सा इस बार शायद एज मिली होगी। ओके, सो आपने अभी अपने फीवर और इन सब की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो जनरली स्टूडेंट्स इन सब प्रॉब्लम से भी गुजरते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्टडी भी काफ़ी हैम्पर हो जाती है। कई स्टूडेंट्स तो 15-15, 20-20 दिन के लिए भी बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग रेगुलर भी होते रहते हैं। सो वो स्टडी को कैसे मैनेज करें? वो काफ़ी बैकलॉग आ जाता है इन सब चीज़ों के चलते। बिल्कुल। देखिए मैं बिलीव करता था कि आपके टाइम टेबल में ना फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। वो आप एक इंसान है और इंसान मैकेनिकल कभी नहीं हो सकता। राइट सर। सो आपके जो टाइम टेबल है उसमें बफर एरिया, बफर जोन्स होने चाहिए कि बफर डे आपका दिन में भी होना चाहिए कि 2 घंटे मेरे पास स्पेयर है, अगर मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे हेडेक हो रहा है, तो मैं उस टाइम में यूटिलाइज करूँगा। इसी तरीके से वीक में आपका 1 दिन ऐसा हो सकता है, मंथ में 2-3 दिन हो सकते हैं, तो आप उसमें कंपनसेट करने की कोशिश करिए। और अगर कोई चीज़ नहीं हो पाती है, थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो लेट इट हैपन, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर जिस चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते उस पर आप ओवर थिंक करेंगे, सो यू आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन योर मेंटल हेल्थ। एंड इस एग्जाम में आई हैव सीन पीपल की बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में वो डील नहीं कर पाते। दिस एग्जाम इज़ मोर अबाउट हाउ यू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, बीमार हो रहे हैं तो आप वर्क करिए कि हेल्थ में क्या इश्यूज़ हैं, वेदर यू आर ईटिंग गुड फूड, वेदर यू आर रेगुलरली फिजिकली एक्टिव और नॉट, वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ओके, रिवीजन की क्या टेक्निक्स आपके रहते थे, या फिर क्या सर्किल, मंथली, वीक वाइज? हाँ देखिए, आइडियलिस्टिकली आपको एक वीकली या फिर मंथली रूटीन फॉलो करना चाहिए रिवीजन का, बट अगेन दैट इज़ आइडियलिस्टिकली, वो पॉसिबल बहुत मुश्किल से हो पाता है। हाँ। तो आई बिलीव कि जब आप एक बार सब्जेक्ट हो जाए, जब आपको लगे मैं वही चीज़ भूलने लगा हूँ या मेरे पास टाइम है, तो हैव ए हैबिट कि आप उसको पढ़ें। वो आपको चीज़ें दिमाग में घूमनी चाहिए दोबारा से। चाहे अब मैं बोलता था कि अगर आप किताब के पन्ने पलट लेंगे तो आपको आधी चीज़ें वैसे ही याद हो जाती हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं और डेडिकेशन के साथ। तो वही है कि आप कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के बाद पेपर घुमाते थे। तो कितने घंटे डेली पढ़ते थे आप? देखिए मैं घंटों का मेरा बहुत कम हिसाब था। मैं एक टारगेट बेस लमसम मैं बता देता हूँ कि 8 से 10 घंटे तो देखिए हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए आप एक फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेट इज़ योर जॉब। सो आप प्रोफेशनली पढ़ेंगे तो 8 से 10 घंटे के से कम तो आज के टाइम पे कोई जॉब भी नहीं होगा, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, एक चीज़ और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 4 अटैम्प्ट दिए और चारों में 4-5 साल, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, हाँ। तो इतने 10-12 घंटे 4-5 साल आप पढ़ते ही रहे रोज? हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है आपने। ये एक मिथ है कि हम रोज़ इतना घंटे पढ़ते हैं। आप देखिए कोई बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन की लाइफ में भी ऐसा नहीं होता उसका रोज़ सीज़न चल रहा है। अगर उसका टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड है तो रोज़ उतना नहीं कमा रहा है वो। इसी तरीके से हमारी लाइफ है एस्पिरेंट की। अब मेंस के टाइम पे हम 12 घंटे ही पढ़े होंगे, 14 घंटे ही पढ़े होंगे, पर मेंस के 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद हम बहुत कम भी पढ़ा होंगे। तो वो जो सोचते हैं ना कि एस्पिरेंट कुछ नहीं करते हैं, वो हम लोग सारी चीज़ कर लेते हैं उस फेज़ में।
20 दिन के अंदर हम लोग मूवीज़ भी बहुत सारी बैकलॉग देख लेंगे, जितनी मूवीज़ सब लोगों ने देखी होंगी। हम फ्रेंड्स से कैचअप कर लेंगे, हम फ्रेंड्स फैमिली पे टाइम दे देंगे, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पे हो जाती है। हमारे भी स्प्रिंट की लाइफ में एक लीन फेज़ आता है और एक फेज़ आता है लीन फेज़, मतलब जिसमें हम कम पढ़ते हैं, और एक फेज़ आता है कि जब आपको बहुत डेडिकेटेडली हेक्टिक शेड्यूल होगा, यू डोंट हैव टाइम कि आप पेरेंट्स से बात कर पाएँ, आप अपना फ्रेंड्स को टाइम दे पाएँ, ऐसा भी फेज़ आता है। इन दोनों टाइम में आपको मैनेज करना होता है, सो दिस इज़ अ आर्ट। ओके जैसे कि इतने साल आप रहकर यहाँ तैयारी करे हैं, आई थिंक 2-3 साल आपने कॉलेज में और दिए होंगे, है ना? 2-3 साल कॉलेज के ग्रेजुएशन में भी दिए होंगे आप। 2-3 साल में डेडिकेटेड नहीं रहता था, वो शौकिया मैं पढ़ता रहता था। हाँ मतलब नहीं मतलब दिल्ली में कह रहा हूँ ओवरऑल आप। हाँ बिल्कुल। कम से कम 6-7 साल हो गए हैं। हाँ, तब जाके आपको सफलता नहीं है। हाँ बिल्कुल। ओके सो स्टूडेंट है, अभी जनरली एक दो स्टूडेंट कमेंट करते हैं खर्चा कितना आ जाता है ऐसे करते तैयारी। हमें भी ऐसे सबको लगता है ना कि यार जैसे मेरा भी था, जब मैं दिल्ली आ रहा था तो यार पता नहीं कितना खर्चा होगा और सबको अपना फाइनेंशियली कंडीशन भी देखना होगा। बिल्कुल। तो वो इससे क्या बता ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मेरे से पूछा है कि मैं इसको एड्रेस बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। देखिए मैं एक बाय कास्ट आई एम ए बनिया पर्सन, सो बनिया पीपल आर प्रोन टू बी फाइनेंशियली प्रूडेंट पर्सन। उन्हें पता है पैसे को कैसे मैनेज करना। दूसरी बात एड ऑन क्या है, मैं कॉमन ग्रेजुएट हूँ तो मैं पैसे की वैल्यू समझता हूँ। तो मैं बिलीव करता था कि आप स्टूडेंट फेज में फ्रोगल लिविंग पे जिए, कम से कम खर्चा कीजिए, शोशेबाजी कम कीजिए, शो ऑफ कम कीजिए, ब्रैगिंग कम कीजिए। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपको कुछ नहीं मिलेगा इस टाइम पे। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, जब आपके पास अच्छी जॉब हो, जब आपके पास सिक्योर लाइफ हो, देन यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ये कहीं भागे नहीं जा रहा। आज एक आईफोन है, कल को उसका एडवांस वर्जन आ जाएगा, आज एक साल दूसरा एडवांस आ जाएगा। तो मेरा ऐसा ही था। पर हाँ ये है कि आपको बेसिक चीज़ों से आपको अपने एजुकेशन, स्टडी मटेरियल, गुड क्वालिटी फूड, एक अफोर्डेबल और एक गुड जो आपका रूम होता है, उन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ भी हो गई है। जब मैं पहले आया था तो रेंट काफ़ी कम थे। अच्छा पोस्ट कोविड टाइम थोड़े हाइक हो गए, तो टेंटेटिवली 10,000 से 15,000, कभी थोड़ा एजुकेशन इंक्लूड कर लेंगे तो 20 भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसा रहता था। राइट ओके सो टेस्ट सीरीज का अगर मैं आपसे पूछूं, टेस्ट सीरीज की क्या अप्रोच रहती थी कि सिलेबस पढ़ लिया तो कब लगाना चाहिए? क्योंकि जब तक पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स की पूरी जो टेस्ट सीरीज आती है वो तो नहीं लगा पाएंगे। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, है ना? और अगर आप कोई 10 चैप्टर पढ़ना देन उस टेस्ट के केवल उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। और ऐसा नहीं है कि देखिए आप कभी ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी का पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा, आपको एक दिन बहुत कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मैं सारी चीज़ कर लूँगा। वो ऐसा नहीं होता है। सो आपको ग्रेजुअली जो आपको चीज़ें होती हैं उसका टेस्ट लीजिए, उसको इवैल्यूएट करिए, उस पर वर्क करिए। ऐसे ही मीन्स का है, जो आपने टॉपिक पढ़ लिया उस पर आंसर लिखिए। ख़राब लिखेंगे आज, 10 दिन बाद उससे थोड़ा अच्छा लिखेंगे, 20-25 दिन बाद और थोड़ा अच्छा लिखेंगे। तो ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इवॉल्व प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है इस केस में। ओके सो अब मैं आपसे पूछूँगी इतनी जो जर्नी रही है तो आपको अपने आप में कमियां नज़र आई हुई कि आप ये कमियां पहले गलतियां कर रहे थे, बस अब उनको आपने कैसे इम्प्रूव किया सो दैट कि आपका इस बार रिजल्ट हुआ है या फिर सिलेक्शन हुआ है अच्छे रैंक के साथ? तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये भी एक बहुत, इसको दूसरे तरीके से मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। हाँ आप 3-4 साल के दौरान ना अपने आप को इवॉल्व देखते हैं। हाँ तो आप पहले इमेच्योर होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, आप एक बहुत जज्बा होता है। साथ साथ उसके टाइम बाद आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, बैलेंसिंग लाइफ की तरफ बढ़ते हैं कि मुझे पता है व्हाट आई हैव टू डू, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। तो वो सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई के फेज़ में भी दिखने लग जाती हैं। तो आप जैसे मैं पहले बताता हूँ, पहले मैं क्या करता था, पहले मैं चीज़ें पढ़ता बहुत था, उसके एप्लीकेशन पे दिमाग कम लगाता था। मैं 10 बुक 3-4 बुक किताब पढ़ ली, बट पढ़ने के बाद उसके मैं टेस्ट कम लगाऊंगा या तो फिर लिखूंगा कम, तो वो 10 थोड़े टाइम बाद मैं उसको भूल जाऊंगा, रिकॉल नहीं हो पाएगा। और मैं सोचता था कि मैंने दूसरे कंपैरिजन रिलेटिव कॉम्पिटिटर से ज़्यादा पढ़ लिया, वो हेल्पफुल नहीं होता। पर आप आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आप सोचते हैं कि उतने ही कम कंटेंट से आप अच्छा कैसा लिख पाएंगे, ये आर्ट है इस एग्ज़ाम क्रैक करने की। ओके जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने दी होगा तो सारा सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया है, लेकिन यार बाकी के सिलेबस में सेम चीज़ पढ़ना, फिर उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ना कि नहीं यार अब ये दोबारा से सेम चीज़ में क्यों पढ़े जा रहा हूँ, मुझे तो आती है, मेरा तो हो जाएगा, क्या ज़रूरत है अभी पढ़ने का, मेरे को तो आता ही है। तो ये सब चीज़ों को कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि ऑलमोस्ट जब आप देते हो एग्ज़ाम तो एक साल में कई बार आप रिवीजन भी कर रहे होते, तो ऑलमोस्ट चीज़ें आ रही होती है बहुत अच्छे तरह से।
तो ये बात तो है कि आपको चीज़ें आती हैं फिर भी आप पढ़ते हो, बट आपको कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कोई चीज़ नहीं आती होगी इसलिए मैं अभी तक यही कर रहा हूँ। अगर आती होती तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाता और मैं निकल जाता इस फेज। तो ये आपको एक्नॉलेजमेंट इसका भी ज़रूरी है। राइट। पर मेरा ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको भी पता है एग्ज़ाम दिन के अंदर कि ये मेरी कमज़ोरी है। आप अपनी कमजोरियों को हमेशा भरते रहते हैं और स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करते रहते हैं। देखिए विराट कोहली का अगर एग्जांपल लें तो उसको 14-15 साल हो गए खेलते हुए, बट आज भी वो प्रैक्टिस करता है, अपने आप को गेम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। तो जब आप एक लीजेंड से आप सोचते हैं तो वी आर स्टूडेंट, वी आर द लर्नर पीपल। राइट। सो इस तरीके से आपको सोचना होगा। सो लास्ट में रिसोर्सेज वगैरह के बारे में बता दी आप। रिसोर्सेज एज इन पर्टिकुलर, हाँ, और शॉर्ट देखिए बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स आपको वही पढ़नी होती हैं। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, और आप एनसीईआरटी जितनी ज़्यादा पढ़ पाएंगे वो अच्छा है, क्योंकि वो बहुत यूसिड फॉर्म में भी है, आप जल्दी भी पढ़ पाएंगे और एक अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडली आपकी डेवलप हो जाएगी। और साथ साथ जो आपकी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है ना, और इकॉनमी की रमेश सिंह है, ज्योग्राफी की जीसी योंग है, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी की माजिद हुसैन है, तो ये सारी बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। बट आई डू बिलीव कि एनसीईआरटीज़ आर द बेस, स्टैंडर्ड बुक्स आर द सप्लीमेंट्स, और जो टेस्ट सीरीज़ का मटेरियल है या फिर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, दे आर द बेसिस ऑन द बेस्ड ऑन विच योर प्रिपरेशन विल एनहेंस्ड। ओके, और न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन दोनों? हाँ, देखिए इन और वाली चॉइस नहीं है, न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन वाली चॉइस है। अच्छा। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था क्योंकि मुझे पसंद था उसको पढ़ना, मेरे को उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगता था पढ़ने का। मैंने द हिंदू कभी नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता वो। आउट। सो लास्ट में फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए मैसेज यही है कि स्टे कंसिस्टेंट इन द जर्नी ऑफ यूपीएससी, स्टे लॉयल टू योर सेल्फ एंड ब्रूटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके अंदर ऐसा दम होना चाहिए तो कहने का कि मैं आज नहीं पढ़ा हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि आप कॉन्स्टेंटली ये बोल रहे हो कि यार ठीक है चल रहा है, कर लेंगे, कर नहीं लेंगे, आपको करना ही पड़ेगा अगर आप फेज़ में हैं तो ये वाला डेडिकेशन होना चाहिए। और ये आपको एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा कि यूपीएससी इज़ जस्ट अनदर एग्ज़ाम। नहीं होता है तो नहीं होता है, आप कोई और लाइफ में एवेन्यू ढूंढेंगे, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि इतना अनसर्टेन पेपर है। एट द एंड ऑफ द डे लेस देन 1000 पीपल गेट सिलेक्टेड। सो ये भी एक रियलिटी है, आप इसमें जिए। और हमेशा ये देखना है कि 2-3 अटैम्प्ट बाद आपको 3-4 अटैम्प्ट हो जाए तो आपको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस या फिर एम्प्लॉयमेंट ज़रूर ढूंढना चाहिए। आपने क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि मैं एकेडमिक्स की फील्ड में कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं कुछ कंसल्टेंसी में भी काम कर सकता था। तो मुझे था कि यार देश के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना दिल दे दिया है। तो वो मेरा था। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से शेयर किया, साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रिपरेशन फेस के बारे में बताया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।